फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे संस्कृत का ऑब्जेक्टिव सीरीज जो कि बीवीडी गेस्ट पेपर से है। ठीक ना। अगर आपके पास उस बीवीडी गेस्ट पेपर है तो आप भी उसे मिला सकते हैं, अन्यथा ये वीडियो केवल सुन करके आप ऑब्जेक्टिव को याद कर सकते हैं। ठीक ना। तो आप ध्यान दीजिए। ठीक है, चलिए सबसे पहले पहला चैप्टर जिसका नाम है पाटलिपुत्र वैभव, है ना। इसका क्वेश्चन देखते हैं। पहला कर राजेश शेखर का प्रमुख रचना काव्य ग्रंथ कौन सा है ना। तो इनका काव्य ग्रंथ कौन सा है, तो काव्य मानसा। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे क्योंकि परीक्षा में पूछ चुका है। ठीक ना। और ये पूछा भी है, सेंटर में ही पूछेगा, इसकी पूरी गारंटी है। पटना शब्द किससे बना है, तो पटना शब्द बना है पतन शब्द, सबसे मुख्य पद शब्द था पटन। ठीक ना। यहाँ पटना शब्द बना। गुरु गोविंद सिंह किस धर्म के गुरु थे, तो गुरु गोविंद सिंह धर्म थे, हिंदू के तो थे नहीं, जैन के तो थे नहीं, है ना, बौद्ध के थे नहीं, थे किसका, सिख के। तो सिख धर्म के, यानी कि सही आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद कहते हैं पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे है, तब पाटलिपुत्र गंगा नदी के किनारे था। गंगा कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर ए में है। ठीक है, यहाँ तक के समझ में आ रहा है। आगे चलिए, कहता है पटना में गंगा नदी पर कौन सा सेतु है। सेतु मतलब क्या होता है, पुल। सेतु मतलब होता है पुल। ठीक ना। तो कौन सा पुल है, देखो ये क्वेश्चन 2021 में पूछ चुका है। ठीक ना, लेकिन बट रिपीट होता रहता है, इसलिए ध्यान से सभी ऑब्जेक्टिव को पढ़ेंगे। जैसे कि गांधी सेतु पुल है, कौन सा पुल है, तो गांधी सेतु, महात्मा गांधी सेतु पुल है, जो कि बिहार में सबसे लंबा पुल भी है। उसके बाद बोलता है पटना का इतिहास कितना पुराना है। देखो क्वेश्चन कितना बार पूछा है, 18 में पूछा, 19 में पूछा है, 20 में पूछा है, एनुअल एग्जाम में पूछा है, जो कि एनुअल 2023 आने वाला है उसमें भी, है ना। तो पटना का इतिहास कितना पुराना है, तो लगभग 2500 बरस पुराना है पटना का इतिहास, 2500 बरस। आगे बोलता है क्वेश्चन नंबर 7 कि पाटलिपुत्र किस प्रांत की राजधानी है, तो पाटलिपुत्र बिहार की राजधानी है। पाटलिपुत्र किसकी राजधानी है, बिहार की राजधानी है। ठीक है, उसके बाद होता है कूटनिम्नतम काव्य के कवि कौन है। कूटनिम्नतम किस काव्य के थे, इसको लेखक कौन है, दामोदर गुप्त है। कौन है, तो दामोदर गुप्त है। ठीक ना। उसके बाद बोलता है अगला क्वेश्चन, किस काल में पाटलिपुत्र रक्षा व्यवस्था उत्कृष्ट थी, मतलब कि सुरक्षा व्यवस्था सबसे अच्छा कौन काल में था, तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में था। और इस समय चाणक्य थे। ठीक ना, चाणक्य कौन से समय थे, तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय थे। सिखों के 10वें गुरु कौन थे, तो सिखों के 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह। कौन थे, गुरु गोविंद सिंह। ठीक ना। उसके बाद होता है पाटलिपुत्र वैभव पाठ किस शहर का वर्णन है, तो पाटलिपुत्र वैभव पाठ में पटना का वर्णन है, पटना के, जिसका जो बिहार का राजधानी है। उसके बाद बोलता है काल चक्र के कारण कितने वर्ष मध्यकाल पटना की स्थिति जर्जर रही, मतलब कि एकदम बेकार स्थिति था। तो लगभग 1000 बरस तक उसका काल कैसा रहा था, बेकार रहा था ना, पढ़े थे ना चैप्टर में। अच्छा, आगे चलो। यूनान का राजदूत कौन था, यूनान देश का जो राजदूत है वो कौन था, तो मेगास्थनीज था। ठीक ना। और मेगास्थनीज आकर के यहाँ बहुत अच्छा काम किया है, बहुत सारी किताबें भी लिखा है। ठीक ना, और इतिहास के बारे में चर्चा किया है। अब बोलता है सरस्वती का कुल गृह कौन सा महानगर था, तो सरस्वती का कुल गृह पाटलिपुत्र महानगर था। ठीक ना। यहाँ बहुत से तेजस्वी तेजस्वी लोग आए हैं, जन्म लिए हैं, धरती पर काम किया। ठीक ना। उसके बाद बोलता है कि परिभूत पुरंदर स्थानम की संज्ञा किसे दी जाती है, तो परिभूत स्थानम किसे संज्ञा दी जाती है, तो पाटलिपुत्र नगर की देती है। किसका दिया जाता है, तो पाटलिपुत्र नगर का संज्ञा दी जाता है। ठीक ना। उसके बाद बोलता है वराह मिहिर द्वारा रचित ग्रंथ कौन सी है, वराह मिहिर द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा, तो है बृहद संहिता। बृहद संहिता, वराह मिहिर द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा है, तो बृहद संहिता। ठीक ना। उसके बाद होता है गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल कहाँ है, गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल तो पटना में, जो कि पहले पाटलिपुत्रम के नाम से जाना जाता था। ठीक है। उसके बाद बोलता है कि बुद्ध के समय पटना का क्या नाम था, तो बुद्ध जो भगवान बुद्ध थे, है ना, उस समय पटना का नाम था पाटलीग्राम। क्या था, पाटलीग्राम, फिर पाटलिपुत्र हुआ, फिर पाटलिपुत्र से पटना के नाम से प्रसिद्ध चल रहा है। ठीक ना। उसके बाद बोलता है कि काव्य मीमांसा के रचनाकार कौन है, तो काव्य मीमांसा के रचनाकार राजशेखर है। ठीक ना, कौन है, तो राजशेखर है। फिर कह रहा है कि पाटल पुष्पों के पुतलिका रचना के आधार पर पटना का कौन सा नाम है, किस पर, तो पाटल पुष्प। तो पाटल पुष्प, देखो वहाँ पाटल नाम का पुष्प बहुत सारा फूलता था, है ना, तो किस नाम पर है, तो कुसुमपुर है। क्या है, तो कुसुमपुर है। नहीं नहीं, पटना पाटलिपुत्र है, क्या है, कुसपुर कुसुमपुर है पटना का नाम, कुसुमपुर भी है ना, लेकिन इसका क्या नाम है, तो पटना पाटलिपुत्र के आधार पर रखा गया। ठीक है। उसके बाद होता है पटना में कौमुदी उत्सव कब मनाया जाता है, कौमुदी महोत्सव, कौमुदी महोत्सव पटना मनाया जाता था ना, है हर, तो उसके में कब मनाया जाता था, तो गुप्त वंश काल में। कौन सा वंश काल में, तो गुप्त वंश काल में। ठीक है। आगे बोल रहा है पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब प्रसिद्ध हुआ, तब पटना के नाम से प्रसिद्ध हुआ मध्यकाल में। पहले पाटलिपुत्र के नाम से जाना जाता है, लेकिन अब क्या चीज के नाम से जाना जाता है, तो पटना का नाम से जानता है ना। उसके बाद बोलता है कि मेगास्थनीज पटना के किस समय में आया था। मेगास्थनीज जो था, मेगास्थनीज जो कि कहाँ के, यूनान देश का क्या था, यूनान देश का
राजपूत था, ठीक है ना, राजदूत था, ठीक है, राजदूत था, ठीक है। तो कब आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के काल में आया था। कब आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के काल में आया था, ठीक है। और बोलता है कि कौमुदी महोत्सव कब मनाया जाता है, किस ऋतु में? कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता है? तो ये शरद ऋतु में, यानी कि ठंडा के मौसम में, जिस समय आपका एग्जाम होने वाला है, ठीक है। आगे बोलता है पटना के नगर की पालिका देवी कौन है? तो पटना के नगर पालिका देवी पटन देवी है, पटन देवी के नाम से प्रसिद्ध है। पाटलिपुत्र का नामांतर क्या है? पाटलिपुत्र का नामांतर क्या है? तो इसका नामांतर हरिपुर तो है नहीं, हाजीपुर तो है नहीं, पाटलिपुर है नहीं, कौन है? तो कुसुमपुर है, यानी कि ऑप्शन नंबर जी। उसके बाद बोलता है महावीर मंदिर कहाँ है? तो महावीर मंदिर पटना में है, एकदम रेलवे स्टेशन के बगल में है। आप लोग कौन कौन गए हैं? गए हैं कोई? बताएगा जरूर। गोलघर कहाँ है? तो गोलघर कहाँ है? पटना में, ऑप्शन नंबर ए में है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद बोलता है पटना की किस दिशा में गंगा नदी प्रवाहित होती है? पटना जो है, कौन पटना मान लो, पटना ये है तो उत्तर है ना, इधर दक्षिण, इधर पूरब, इधर पश्चिम। तो पटना की किस दिशा में गंगा प्रवाहित होती है? तो उत्तर दिशा में, है ना, उत्तर दिशा में गंगा प्रवाहित होती है। कौमुदी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो कौमुदी महोत्सव मनाया जाता है पटना में, है ना, ऑप्शन नंबर सी। चंद्रगुप्त मौर्य किस वंश का संस्थापक था? तो चंद्रगुप्त मौर्य था तो किसका संस्थापक था? तो मौर्य वंश का, चंद्रगुप्त मौर्य वंश का, ठीक है ना। और इसका मंत्री थे चाणक्य। इसके बाद आता है एशिया महादेश का सबसे बड़ा सेतु कौन है? तो सबसे बड़ा सेतु है महात्मा गांधी सेतु पुल, ठीक है ना। और उसके बाद इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव खत्म होता है। अब चलेंगे हम लोग अगला चैप्टर के ऑब्जेक्टिव में। तो देखो सेकंड चैप्टर का क्वेश्चन जो है से कुछ सामने हमारे पास है। तो इसको क्या बोला, पहला क्वेश्चन बोला कि अलस कथा में आग किसने लगाई, ठीक है। तो अलस कथा में आग राजा के कहने पर अलस कथा के कर्मचारियों ने लगाई, ठीक ना। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है कि अलसकतशाला में आग कब लगाई गई, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे शाला तालाबी सा वाला शाला का मतलब होता है घर, जैसे कि गौशाला या तो पाठशाला, ठीक है ना। तो इसमें तो अलसशाला में जहाँ अलस लोग रहते थे, अलसी लोग रहते थे, उसको अलसशाला रहते थे। उसमें आग कब लगाई गई, है ना। तो अलसशाला में आग तब लगाई गई जब आलसी सभी सो रहे थे, है ना, रात में नहीं, दिन में नहीं, भोजन कर रहे थे उस टाइम में नहीं, तो सो रहे थे उस टाइम लगाए थे। फिर कहता है मैथिली भाषा के कवि कौन है? तो मैथिली भाषा के कवि है विद्यापति, है ना, जो कि संस्कृत में कविता कवि लिखते हैं, है ना। और उसके बाद होता है कि अलस कथा पाठ में अहो कथमयम कोलाहलम किस उक्ति है? तो यह पहला आल से है ना, अहो कथमायम कोलाहल, मन के मुझे कुछ नहीं हो सकता, है ना, जो भगवान को बचा देंगे, इस तरह से चर्चा किया था अपने आप से, ठीक है। उसके बाद परितेवा गति रिक्त स्थान, बालनाम जननी गति, रिक्त स्थान में कौन सा पद होगा, है ना। तो इसमें स्त्रीलिंग, कौन सा पद होगा? तो स्त्री नाम, ठीक है, स्त्री नाम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद बोलता है कि कोपी ता धर्मिको नास्ति, है ना, इसको में कौन होगा? कोपी तो धर्म की कोई तो धर्मी अस्त में होगा, है ना। कष्ट वारणव पुनर्वर्ती किसने कहा? तो इसने कहा कोई तो धार्मिक होगा जो हमको बचाएगा। तो इसमें बोला था तीसरा आलसी, है ना, तीसरा आलसी जो था यही बात बोलता है। फिर कहता है आलस कथा पाठ का रचयिता कौन है? देखो ये सबसे ज्यादा बार पूछा है ना। अलस कथा का पाठ का लेखक कौन है? तो विद्यापति, कौन है? विद्यापति। उसके बाद बोलता है नीतिकार अलस्य को क्या मानते थे? तो नीतिकार जो था अलस्य को शत्रु मानते थे। क्या मानते थे? शत्रु के। आलस्य नहीं करना चाहिए, आलस नहीं करना चाहिए ना, आलस मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। वास्तविक आलसियों की संख्या कितनी थी? तो वास्तविक आलसियों की संख्या कितनी थी? 3 था कि 4 था? तो थे टोटल 3 ही, ठीक ना। यहाँ पर कितना दिया हुआ है? तो यहाँ पर दिया हुआ है 4 दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर 3 हम लोग ध्यान में रखेंगे। वीरेश्वर कैसा था? तो वीरेश्वर एक दानशील अच्छा व्यक्ति था, ठीक है। और उसके बाद बोलता है कि उस सबसे बड़ा शत्रु कौन है? तो सबसे बड़ा शत्रु है आलस। आलस नहीं करना चाहिए, आलस करोगे तो आपको परिणाम भुगतना पड़ेगा। इसलिए मेहनत करो, परीक्षा नजदीक है ना, और अच्छा से अच्छे मार्क्स लाने की कोशिश करो, ठीक है। उसके बाद बनावटी आलस दिखाकर कौन भोजन कर रहे थे? तो बनावटी आलस धूर्त कर रहे थे, है ना, मूर्ख बना रहे थे राजा को और उससे भोजन कर रहे थे। और बोलता है अलस कथांतर मिथिला के मंत्री कौन थे? तो वीरेश्वर जो थे से क्या थे? मिथिला के मंत्री थे। घर में आग लगा को देखकर कौन लोग पलायमान हो गए? तो जो धूर्त लोग थे, बेकार के लोग थे, बेईमान लोग थे, वो कैसे थे? भाग गए, और असली जो आलसी थे जो वही में रह गए थे, ठीक ना। चारों आलसियों को कैसे बाहर निकाला गया? टोटल 4 आलसी थे, है ना, 4 आलसी। तो पीछे के 3 चर्चा कर दिया, इसलिए 4 ही आलसी चाहिए, ठीक ना। 4 आलसी थे, तो उसे कैसे निकल गया? तो उसे निकाला गया बाल पकड़ करके। किस तरह से? तो बाल पकड़ के, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, केस पकड़ कर निकाला गया था, ठीक ना। झोटा पकड़ के खींचते खींचते लेके था। आगे बोलता है
स्थिति सौर्य कला ही के धावते जनतम, यह उक्ति किस पर से ली गई है? तो स्थिति सौर्य कला ही मतलब कि स्थिति के बनाए रखना अच्छा बात नहीं है, हमेशा कुछ न कुछ मेहनत करते रहना चाहिए। इसका लेखक कौन पाठ से लिया गया? तो अलस कथा पाठ से लिया गया। फिर कहता है अपनी भूख मिटाने के लिए कौन कौन कुछ भी नहीं करता था? अपने भूख मिटाने के लिए भी कौन कुछ नहीं करता था, है ना? तो इसके लिए कौन था? आलसी जो थे से कुछ नहीं करता था, दम आलसी जो था से दम बिल्कुल आलसी था। अलस कथा पाठ किस संग्रह से ली गई है? तो ये किस से ली गई है? तो पुरुष परीक्षा से ली गई है ना? पुरुष परीक्षा ग्रंथ है, उसमें अलस कथा पाठ है, उसको से वहां से निकाल करके तुम्हारा पीयूषम भाग में दिया गया है, ठीक है। उसके बाद बोलता है वीरेश्वर कौन था? तो मंत्री था। कहाँ का मंत्री था? तो मिथिला का मंत्री था, ठीक है। उसके बाद बोलता है अलसशाला में आग लगने पर कितने लोग नहीं भागे? तो जो लोग असली आलसी थे यानी कि 4 लोग नहीं भागे थे, ठीक है ना। संसार में बच्चों को सच्चा रक्षक कौन है? मतलब कि सच्चा सुरक्षा करने वाला कौन है? तो बहन नहीं है, भाई नहीं है, पिता नहीं है, लेकिन माता जरूर है ना। माँ जो होती है सो बच्चों की रक्षा बहुत अच्छे से करते हैं। फिर कहता है कि अलसशाला में आग क्यों लगाई गई? अलसशाला में आग क्यों लगाई गई, है ना? तो अलसशाला में आग आलसियों की परीक्षा करने के लिए, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद बोलता है मनुष्य को नष्ट कौन करता है? तो मनुष्य को नष्ट करता है उसका खुद का आलस। अगर आलस करोगे तो फिर बीमार तो पड़ोगे, मतलब कि बीमार रहे, लाचार हो जाओगे, काम नहीं करोगे, मन नहीं लगेगा तुम्हारा, धीरे धीरे इसी तरह से आदत है। फिर बोलता है गरीबों और अनाथों को प्रतिदिन कौन भोजन कराते थे? तो गरीबों को वीरेश्वर कराते थे। कौन कराते थे? वीरेश्वर। आलस कथा पाठ में किस दोष का वर्णन किया गया है? तो इसमें आलस दोष का, आलस जो है कि शरीर का एक दोष है, इसलिए आलस से बचने की कोशिश करनी चाहिए, है ना। तो गोपी वाला हाल होगा। आलस कथा पाठ के किस महत्व का वर्णन किया गया है? तो आलस कथा मानव के गुण का, मानव के गुण की, मानव को आलस नहीं रखना चाहिए, ठीक है। वीरेश्वर नाम मंत्री कहाँ रहता था? तो वीरेश्वर मिथिला में रहता था। कहाँ रहता था? मिथिला में रहता था, ठीक है। उसके बाद बोलता है अलस कथा किस प्रकार की कथा है? तो अलस कथा जो है से व्यंग्यात्मक है, व्यंग करने वाला है, चर्चा करने वाली है, ठीक है ना। कि अलस करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ठीक है ना, इस पर सोच विचार करने चाहिए, ठीक है। इसके बाद अगला चैप्टर आता है जिसका नाम है क्या? साहित्य, संस्कृत साहित्य लेखिका, ठीक है। तो इसको भी हम लोग देखेंगे, कम से कम तो 100 क्वेश्चन का सीरीज है, ठीक। सर्व शुक्ला सरस्वती किसे कहा है? किसने कहा? जिसे कहा दंडी ने। सर्व शुक्ला सरस्वती किसने कहा? तो दंडी ने कहा, ठीक है। उसके बाद कहता है विजयांका का समय क्या है? विजयांका का समय क्या है? तो विजयांका का समय है 8वीं सदी, ठीक है। सदी कहने का मतलब होता है 100 वर्ष, ठीक है। तो 701 से लेके 799 तक वाला काल जो होता है तो क्या कहलाता है? 700 से लेके 799 तक वाला काल को क्या कहते हैं? 8वीं सदी कहते हैं। तो इस तरह से अभी 2000 से लेकर के 2099 वाला काल को क्या कहेंगे? 21वीं सदी, अर्थात अभी 21वीं सदी चल रहा है, ठीक है ना। आगे वाला लैंगिक संस्कृत साहित्य में लगभग कितने कवित्रों के पद मिलते हैं? तो इसमें लगभग 40 कवित्री। कवि जो होते हैं सब पुरुष होते हैं, और कवित्री कहने का मतलब कि महिला लेखिका, ठीक है। तो बोलता है फिर दक्षिण भारतीय संस्कृत लेखिका कौन है? तो दक्षिण भारत में शीला भट्टारिका भी है, देव कुमारिका भी है, राम भद्रामा भी है, यानी कि से सभी है, ठीक है। उसके बाद बोलता है शास्त्रार्थ कुशला का विग्रह क्या हुआ? मतलब कि जब इसको तोड़ेंगे तो उसको विग्रह क्या हुआ? तो शास्त्रार्थ और कुशला, शास्त्रार्थ अलग और कुशला अलग, ठीक है ना। उसके बाद बोल रहा है कि आगे बोल रहा है कि समाज की गाड़ी कैसे चलती है? तो समाज की गाड़ी पुरुष से भी चलती है और नारी से भी चलती है, अर्थात दोनों से चलती है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। फिर बोलता है मैत्रेयी कौन थी? मैत्रेयी कौन थी? तो मैत्रेयी जो थी से याज्ञवल्क्य की पत्नी थी। क्या थी? याज्ञवल्क्य की पत्नी थी। जनक के समय में सशास्त्र कुशला कौन थे? सबसे ज्यादा कुशल शास्त्र में कौन थे? तो गांगरी थी। कौन थी? गांगरी थी, ठीक है ना। उसके बाद बोलता है ऋग्वेद में कितने महिलाओं ऋंग सेवाओं का वर्णन किया है? ऋग्वेद में कितने महिलाएं की वर्णन है? तो टोटल 24 महिलाओं की वर्णन है, ठीक ना। उसके बाद होता है शंकराचरित्रम रचनाकार कौन है? शंकराचरित्रम के रचनाकार कौन है? तो इसमें पंडिता क्षमा राव है। कौन है? तो पंडिता क्षमा राव। अथर्ववेद में कितनी मंत्र दर्शनावली की रचिकाओं में लिख किया गया? तो इसमें टोटल 5 मतलब कि 5 गो लेखक का वर्णन किया गया, ठीक ना। उसके बाद चलते हैं आगे क्वेश्चन में। तो आगे क्वेश्चन बोल रहा है कि लौकिक 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 संस्कृत साहित्य 40 कवियों के कितने स्फुट रूप से दिया गया है? तो टोटल 150 से दिया गया। कितने से दिया गया? 150 से दिया गया। सो आधुनिक काल के संस्कृत लेखिकाओं का अतित्व प्रसिद्ध है, तो इसका क्षमा राव से। आधुनिक में कौन सा लेखिका जो है? तो क्षमा राव से, ठीक है ना। आगे बोलता है वनमाला भवालकर
किस काल के संस्कृत कवियत्री थी? तो जो थी वर्तमान काल के। वर्णमाला भावालकर कौन सी है? तो वर्तमान काल के, मन की आजकल के ही प्रसिद्ध है। विजय भट्टारिका किसकी पत्नी थी? तो विजय भट्टारिका चंद्रादित्य की पत्नी थी। किसकी थी? तो चंद्रादित्य की थी। याज्ञवल्क्य ने अपनी पत्नी को किसको शिक्षा दी? तो अपनी पत्नी आत्मतत्व की शिक्षा दी, ठीक है, मतलब आत्मा के बारे में जानकारी दी थी, ठीक है। उसके बाद पंडिता छमाराव द्वारा रचित सत्याग्रह गीता किसके दर्शन द्वारा प्रभावित है? जिसमें महात्मा गांधी के द्वारा प्रभावित है। उसके बोलता है कंपरनाय की रानी कौन थी? कंपरनाय की रानी कौन थी? तो कंपरनाय की रानी कौन थी? गंगा देवी थी। कंपरनाय की रानी कौन थी? गंगा देवी थी। वरदाम्बिका परिणय चंपू किसकी रचना है? तो किसकी रचना है? तिरुवंबाला की रचना है। किसकी रचना है? तिरुमलांबा की, ठीक है, तिरुमलांबा की रचना है वरदाम्बिका परिणय चंपू, ठीक है। उसके बाद बोलता है आधुनिक काल के संस्कृत कवित्री कौन है? आधुनिक काल जो अभी चल रहा है इसमें सबसे प्रसिद्ध कौन है? तो इसको चर्चा हम लोग पीछे भी किए थे। तो कौन है? पंडिता छमा राव। पंडिता छमा राव जो है से आधुनिक काल के कवित्री हैं, ठीक है। उसके बाद बोलो गंगा देवी का समय क्या है? तो गंगा देवी का समय है 14वीं सदी। गंगा देवी का समय क्या है? तो 14वीं सदी। फिर बोलता है ऋग्वेद में कितनी मंत्र शास्त्री ऋषिकाओं का उल्लेख है? तो इसमें टोटल चतुर्वेदस्ती है ना, 14 का चर्चा है। उसके बाद होता है याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन थी? तो याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन थी? मैत्रेयी थी। कौन थी? तो मैत्रेयी थी। महाभारत में किस लेखिका का उल्लेख किया गया? तो महाभारत में सुलभा का उल्लेख किया गया। सुलभा के बारे में चर्चा किया गया महाभारत में, जो कि लेखिका है, ठीक है ना। उसके बाद बोलता है याज्ञवल्क्य ने आत्मतत्व की शिक्षा किसको दी? तो मैत्रेयी को दी। किसको दी? मैत्रेयी को दी, ठीक है ना। उसके बाद बोलता है किस वर्तमान में संस्कृत लेखिका कौन है? तो वर्तमान में मिथिलेश कुमारी मिश्र भी जो है तो क्या है? सो लेखिका प्रसिद्ध है। फिर कहता है अच्युतराय की रानी कौन थी? है ना, तो इसका अच्युतराय की रानी कौन थी? तिरुमबाला थी। कौन थी? तिरुमलांबा थी। तिरुमलांबा थी जो किसके रानी थी? तो अच्युतराय की रानी थी, है। संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ किसके मतों का वर्णन किया गया है? तो इसमें वर्णन है स्त्री का। संस्कृत साहित्य लेखिका में किसका वर्णन है? स्त्री का। कि स्त्री कुछ भी कितना बढ़िया समाज के लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। उसके बाद बोलता है पुरुषों और नारियों के सहयोग से किसकी गाड़ी चलती है? तो समाज की गाड़ी चलती है। किसकी गाड़ी चलती है? समाज में। समाज में पुरुष और महिला दोनों का होना बहुत जरूरी है। इंद्राणी का वर्णन किस वेद में किया गया है? तो इसमें साम वेद में किया गया। किसमें किया गया? तो साम वेद में किया गया, ठीक है। इस तरह से हम लोग आ गए हैं पाठ के अंत में। मीरा लहरी लेखिका कौन सी है? तो मीरा लहरी लेखिका जो है किसकी लेखिका है? तो इसकी लेखिका कौन है? तो इसकी लेखिका जो है सो ऑप्शन नंबर ए पुष्पा दीक्षित, ऑप्शन नंबर बी तिरुवंबाला, ऑप्शन नंबर सी गंगा देवी, ऑप्शन नंबर डी पश्चिम राव। तो इसका लेखक कौन है? पंडित छमा राव है ना। मीरा लहरी का लेखक कौन है? तो पंडित छमा राव है। उसके बाद मधुरा विजय महाकाव्य की रचना किसने की? तो मधुरा विजय का रचना किए हैं गंगा देवी के हैं। कौन किए हैं? तो गंगा देवी के हैं, ठीक ना। इस तरह से फिर अगला सीरीज जो कि 100 क्वेश्चन को भी रहेगा अगला वीडियो में मिलेंगे।